शकुंतला तो मुझे याद ही नहीं रही। शकुंतला कौन है? क्लोपत्रा नागवारी से बोली, जबकि शकुंतला गायब हालत में इनके सामने ही खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। तुम्हारी शादी की पोशाक से मुझे याद है कि अभी पिछले दिनों हमारे शाही दर्जी के साथ वो हिंदुस्तान से आई थी। हमारे और मलका कलाडिया के लिए ऐसे नित नए मलबूसात लाई है कि हम जैसे शहनशाह ने भी इस अंदाज की पोशाकें कभी नहीं देखी, और वो भी इतनी हसीन है कि हमने उसे अपनी मलका बनाने का वादा कर लिया था। अभी कल तक वो हमारी ख्वाबगाह में इस जगह हमारे साथ थी। शहनशाह। क्लोपत्रा एकदम नाराज होकर मिसहरी से उतरकर एक तरफ रूठने के अंदाज में खड़ी हो गई। क्या शकुंतला किसी मुल्क की मलका है? क्या वो हमसे ज्यादा ना सही हम जैसी खूबसूरत है? अरे नहीं नहीं। सीजर क्लोपत्रा को मनाने के लिए पीछे से उसके शानों पर हाथ रखकर बोला, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगवा तेली, दिल नवाज और कहाँ वो आमसी हसीना। क्लोपत्रा, आप पर आकर तो हुस्न की सरहदें ही खत्म हो जाती हैं। चांद अपनी चांदनी लेकर आपके दर पर सलामी करता है, परियां आपके महल की दरबानी करती हैं, गुलाब आपके रूप को देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। आपकी शख्सियत में दुनिया भर के रंगों आहंग और नगमों की जलतरंग है। आप तो होशंदाज और आतिशे गुलफाम है। आपके वजूद की पत्तियों की नरमी शाह आफ्ताब की गर्मी हलवल है। सीजर क्लोपत्रा के हुस्न की तारीफ करते हुए गालब और फराज बन गया। जाइए, मुझे बनाइए नहीं। अगर आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए ना। हुक्म हुक्म, मैं हुस्न की मलिका ए रूप की शहजादी, एक नहीं 101 काम कहें। शकुंतला जो लिबास बनाने की माहिरा और हुस्न की सहारा है, उसे मेरी कनीज बना दीजिए ना। क्लोपत्रा की ख्वाहिश जानकर सीजर मैं खुद रह गया। हाँ शहनशाह, ये इसलिए कि वो पोशाकें बनाने में मलका रखती है और मैं ठहरी एक मलिका, लिहाजा इसके तजुर्बात का निचोड़ हमारे हुस्न को खूबसूरत कीमती लिबास देकर जाविदा बख्शेगा। और दूसरी बात यह है कि इसने आपकी मलका बनने का ख्वाब देखा है, जिसके तौर पर हम इसे अपनी कनीज बनाकर अपने पैरों की ठोकरों में रख कर उसे बावर करवाएंगे कि जुलियस सीजर जैसे अजीम हुक्मरान और फातेह की ख्वाबगाह में क्याम और दिल में बसेरा करने का हक सिर्फ मलका हुस्न मलका क्लोपत्रा को है। आपकी बात से हमें इत्तफाक है क्लोपत्रा, लेकिन शकुंतला की ख्वाहिश अगर आप तर्क कर दें तो हमें खुशी होगी। वो भी एक खुशशक्ल हसीना है और हमारी ख्वाबगाह में वक्त गुजारने का एजाज हासिल कर चुकी है। शहनशाह। क्लोपत्रा नाराज होकर इसका हाथ झटकते हुए खिड़की के पास जाकर नाराज होकर खड़ी हो गई। आप एक आम सी कनीज के मुकाबले में हमारी तौहीन कर रहे हैं। आप शायद जानते नहीं कि देवता की भी हम पसंद हैं। देवता हमारे अंदर हलवल किए हुए हैं। हमारा शुमार आम लोगों में नहीं, हम सिर्फ हुक्म चलाने और हुक्मरानी करने के लिए पैदा हुए हैं। शकुंतला जैसी लड़कियों की जगह सिर्फ हमारी जूतियों में है। जैसा फरमाएंगी मलिका ऐसा ही होगा। हम आपको शान और शौकत से रुखसत करेंगे और शकुंतला को आपकी कनीज बनाकर आपके हमरा रवाना करेंगे, और फिर पूरे लश्कर के साथ बारात लेकर थिबस आएंगे और आपको मलका मिस्र और अपने मन की मलका बनाने का ऐलान करेंगे, और बितनी मुंह से पूरा हुक्मरान टोला कैद जिंदा करके आपके हवाले कर देंगे। फिर आप ठाठ से मलका मिस्र बनकर पूरे मिस्र पर हुकूमत करेंगी। शुक्रिया शहनशाह। क्लोपत्रा नरम होकर मुड़कर झुकी और फिर सीजर ने लपक कर क्लोपत्रा को बाहों की वादी में कैद कर लिया। अब बात शकुंतला के बस से बाहर हो रही थी। इतनी तौहीन और शकुंतला सब्र करे, हो ही नहीं सकता था। लेकिन शकुंतला ने भी एक दिलचस्प खेल खेलने का फैसला कर लिया था। उसने कमाल जब्त से गुस्से पर काबू पाया और कमरे से निकल गई। उसने फैसला कर लिया था कि वो कनीज बनकर क्लोपत्रा के साथ इसके शहर चली जाएगी, और वहां इसको सबक सिखाने के बाद जब सीजर बारात लेकर आएगा तो ये देखकर हैरान रह जाएगा कि क्लोपत्रा की जगह शकुंतला दुल्हन के रूप में उसका इंतजार कर रही है। और फिर जब सीजर मजबूरन इसके साथ सुहाग रात मनाएगा तो मैं इसका खून पीकर उसे अपनी तौहीन का मजा चखा दूंगी और फिर यहाँ से कूच कर जाऊंगी। दिल ही दिल में शकुंतला ने प्रोग्राम तरतीब दे डाला और अलग कमरे में जाकर सो गई। शकुंतला की वो रात कांटों के बिस्तर पर लौटते हुए गुजरी। उसके सीने में रकाबत और हसद की दहकती आग का भांबड़ मचा हुआ था। वह नस्वानी हुस्न के मामले में अपनी इतनी बुरी शिकस्त को हजम ही नहीं कर पा रही थी। उसने कभी तसव्वुर में भी न सोचा होगा कि इसके हुस्न को ठुकरा कर कोई शख्स किसी दूसरी लड़की की तरफ मतवज्जा हो सकता है। उसके ख्याल में तो बजाते खुद दुनिया की हसीन तरीन लड़की थी, लेकिन वो भी अपने तौर पर क्लोपत्रा और सीजर का भयानक अंजाम अपने दिल में तरतीब दे चुकी थी। लिहाजा सबर शुक्र करके सो गई। हालांकि सबर शकुंतला के सरिश्त में शामिल ही ना था। अगले दिन दरबार लगा तो सीजर के पहलू में शकुंतला या मलका कलाडिया की बजाय क्लोपत्रा बराजमान थी। मलका कलाडिया गैर हाजिर थी, जबकि शकुंतला को मेहमानों की गैलरी में नशिस्त मिली थी, जिसकी वजह से दरबारी कभी क्लोपत्रा और कभी शकुंतला को देखते हुए चेमगोइयां कर रहे थे।
शकुंतला सबसे नजरें चुराते हुए निगाहें झुकाए बैठी थी। इसी सना में थेबस शहर का हुक्मरान और ब्रायन नाम शाह मिस्र 14 साल बितलिमुस और इसका वजीर यूथिनुस भी कड़े पहरे में लाए गए। बितलिमुस को एक आम नशिस्त दे दी गई, जबकि फरबा जिस्म, घुटे कद और बड़े बड़े छत्ते वाले बालों वाला वजीर यूथिनुस बितलिमुस के पीछे खड़ा हो गया। मिस्री हुक्मरान बितलिमुस अपनी बहन क्लोपत्रा को सीजर के पहलू में मलका की जगह बैठा देखकर पहले हैरान हुआ और फिर परेशान हो गया। वो समझ गया कि अब मिस्र की हुक्मरानी गई, लेकिन फिर सीजर की पहली बात सुनकर उसे कदरे इत्मीनान हुआ। वो कह रहा था, बितलिमुस, मैंने तुम दोनों बहन भाई का फैसला करना है। तुम दोनों में कौन मिस्र का हुक्मरान बने, इसलिए मैंने तुम्हें अपने दरबार में तलब किया था और साथ ही तुझे हमने हुक्म दिया था कि क्लोपत्रा को भी कासद भेजकर बुला लिया जाए। लेकिन चूंकि तुमने यहाँ आकर अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ हमारे साथ सिर्फ 4000 फौज है, तो तुम्हारे दिल में फितूर आ गया और तुमने कासद क्लोपत्रा की तरफ रवाना करने की बजाय अपनी फौजों के सिपहसालार के पास किला पिलोशिम भेज दिया कि फौज लेकर आ जाओ और सीजर घेर कर मार डालो। नहीं ये अजीम हुक्मरान, बितलिमुस घबराकर बोला। तो सीजर ने हाथ के इशारे से चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, इसके बरक्स तुम्हारी बहन खुद ही इंसाफ के हसूल के लिए हमारे पास आ पहुंची। सीजर ने क्लोपत्रा की कमर में हाथ डालते हुए कहा तो क्लोपत्रा अदायत दिलबराना से तंजी अंदाज में बितलिमुस को देखते हुए मुस्कुराने लगी। जहां पर मैंने इस हबीज से पूछा था। बितलिमुस गुस्से से यूथिनुस अपने वजीर की तरफ देखकर बोला, यह सब इसी साजिशी की शरारत है। देवताओं की कसम, हमने इसे कासद क्लोपत्रा की तरफ भेजने का हुक्म ही दिया था, मगर इसने सियाना बनते हुए कासद सिपहसालार की तरफ रवाना कर दिया। सीजर कीनातूज नजरों से यूथिनुस को देखने लगा और फिर अचानक फैसला कुन अंदाज में बोला, यूथिनुस का सर कलम कर दिया जाए। सीजर के इस अचानक हुक्म से बितलिमुस बुखला गया, जबकि यूथिनुस के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो अभी रहम की अपील करने ही वाला था कि सीजर के इशारे से जलाद आगे बढ़ा। यूथिनुस की गर्दन पर तलवार का नपा तुला वार किया तो यूथिनुस का सर धड़ से अलग होकर सरे दरबार उछलने और फुदकने लगा और ऐन क्लोपत्रा के पैरों के पास जाकर ठंडा हो गया। दरबारी हैरान और बितलिमुस मारे परेशानी के खड़ा हो गया, जबकि क्लोपत्रा के लबों पर फातहाना मुस्कुराहट फैलने लगी। शकुंतला भी खामोशी से सब कुछ देख रही थी। बितलिमुस को आजाद कर दिया जाए ताकि यह जाकर अपनी बची कुछ फौज की कमान संभाल कर हमारे खिलाफ जो कुछ कर सकता है कर ले, और क्लोपत्रा को पूरी आन बान के साथ शाही बजरे में बरास्ता नील थेबस रवाना कर दिया जाए, जहां जाकर बजोरे ताकत अन्नाने हुकूमत इसके हवाले कर दी जाए। हम जल्द अज जल्द चंद दिनों तक पूरे लाओ लश्कर के साथ बारात लेकर क्लोपत्रा और थेबस को फतह करने जाएंगे। सीजर का फैसला सुनकर बितलिमुस का रंग सफेद पड़ गया, जबकि इसकी बहन क्लोपत्रा ने मीठी निगाहों से सीजर को देखने के बाद कीनातूज नजरें बितलिमुस पर गाड़ कर अपना सर सीजर के शाने से टिका दिया और सरगोशी के अंदाज में उसे कहने लगी, बितलिमुस को क्यों जिंदा जाने दे रहे हैं, इसका किस्सा भी तमाम कर देना। नहीं क्लोपत्रा, सीजर भी खुसर फुसर के अंदाज में कहने लगा, बितलिमुस का कत्ल सिफारती अदाब के खिलाफ होगा। और फिर इसी दिन क्लोपत्रा एक तेज रफ्तार और महफूज दरियाई बजरे पर थेबस रवाना हो गई। सीजर ने एक फौजी दस्ता जो जदीद असला से लेस था हमरा कर दिया। शकुंतला भी क्लोपत्रा की ख्वाहिश के मुताबिक कनीज बनाकर साथ रवाना कर दी गई। शकुंतला अपनी मर्जी से भी जाना चाहती थी। इसके बावजूद जाने से कबल इसने सीजर से एहतजाज किया तो वह हंस पड़ा और कहने लगा, देखो शकुंतला, तुमसे मुलाकात हुई तो हमने ये जाना कि तुम्हारा हुस्न दुनिया की हर औरत से बढ़कर है, मगर जब क्लोपत्रा सामने आई तो पता चला कि असल हुस्न किसे कहते हैं। तुम एक माहिर लबास तो हो सकती हो, मगर मलका हुस्न नहीं। तुम क्लोपत्रा के पैरों की धूल हो, इसलिए हमने क्लोपत्रा को मलका और तुम्हें इसकी कनीज बनाने का फैसला कर लिया है। सीजर के मुंह से अपनी तौहीन सुनकर शकुंतला एक दफा तो आपे से ही बाहर जाने लगी, मगर फिर इसने अपने आप पर जबर कर लिया, मगर दिल में फैसला कर लिया कि इन दोनों को कुत्ते की मौत मारूंगी, मगर मारने से कबल ऐन शादी के मौका पर इन दोनों को अपनी बग्गी के आगे घोड़ों की जगह जोत कर पूरे थीबस शहर में घुमाऊंगी और फिर भरे इज्तिमा में इन दोनों के जिस्मों से एक एक बोटियां अपने हाथों से काट काट कर इन्हें दर्दनाक मौत से हमकनार करूंगी। यही इनकी सजा है। शकुंतला के हुस्न के अपमान करने की सकीम बनाते ही शकुंतला पुरस्कून हो गई और एक कनीज की हैसियत से क्लोपत्रा के साथ हो ली। बवक्ते रुखसती सबके सामने क्लोपत्रा वराफ्तगी से जनरल जूलियस सीजर से बेजाबाना बगलगीर होकर मिली और फिर बहरी शाही बेड़ा बिगल बजाते हुए चल पड़ा और देर तक क्लोपत्रा अरशे पर और सीजर महल की सीढ़ियों पर खड़ा हाथ हिलाता रहा। ये सफर कई दिनों का था, लिहाजा क्लोपत्रा के लिए बजरे के वस्त में चबूतरा बनाकर इस पर खुशबूदार लकड़ी से इंतहाई खूबसूरत कशादार और आरामदेह कमरा बनाया गया था। शदीद गर्मी के बावजूद कमरा अपनी बनावट के सबब खुनक था। चारों तरफ खिड़कियां थी। फर्श पर ईरानी कालीन ऐसे थे कि पांव धंस धंस जाते। खिड़कियों पर रेशमी रंगीन पर्दे सरसरा रहे थे।
एक बहुत बड़ी मसारी पर गाँव तकिए लगे थे, अनोख साम फल और बेशुमार किस्म की शराबें क्लियोपेत्रा की लज्जतो दहन और मादा के लिए मौजूद थीं। दर्जनों अक़साम के मुरगन खाने तैयार करने का बहरी बेड़े पर बंदोबस्त था, जिसके लिए माहिर बावर्ची मौजूद थे। बहरी बजरे की हिफाजत के लिए बजरे के आगे पीछे दाएं बाएं कदरे फासले पर मुसल्लह फौजों की तेज रफ्तार जंगी कश्तियां भी थीं। चिपो चलाने के लिए बजरे के निचले हिस्से में गुलाम कितार दर कितार मौजूद थे, जिनके पाँव और कमर में जंजीरें थीं। वो सिर्फ सतर पोशी किए हुए थे। इनके स्याह पसीन से शराबूर अजसाम निगरानों की बेजा कुड़ाजनी से सुर्ख हो रहे थे। पैरों और कमर के अलावा भी ये तमाम गुलाम लोहे की मोटी जंजीरों की मदद से आपस में भी जुड़े हुए थे। इनकी निगरानी के लिए एक पूरा दस्ता मौजूद था। मखसूस औकात के बाद गुलाम मल्ला बदल जाते और थके हुए को तहखाने में मौजूद पिंजरानुमा कमरे में घुसेटर दिया जाता। शकुंतला जानबूझकर क्लियोपेत्रा से नजरें चुरा रही थी। वो उसके सामने ही ना जाना चाहती थी, इसीलिए कभी अर्शे पर और कभी तहखाने या फिर कनीजों के आराम के लिए मखसूस कमरे में पड़ी रहती। मगर शाम के चिराग रोशन होते तो एक कनीज ने आकर उसे हुक्म पहुंचाया कि मलका क्लियोपेत्रा ने तुम्हें तलब फरमाया है। कनीज का पैगाम बल्कि हुक्म सुनकर शकुंतला गहरी सांस लेकर रह गई और क्लियोपेत्रा की तरफ जाते हुए यह सोचने लगी कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, इसलिए तो मैं उसके सामने जाने से कतरा रही थी। वो ठहरी हुस्न और गरूर का मजमुआ। मैं मसलतन चुप हूँ, वरना मेरे सामने इसकी क्या हैसियत है। मसल करना रख दूं इस पिद्दी के शोरबे को। ये सोचते सोचते शकुंतला क्लियोपेत्रा के चबूतरे पर बुलंद बने कमरे की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते इस मेहराब तक आ पहुंची जहां पर्दे लगे हुए थे। वहां पहरे पर मामूर फौजी से मुद्दा बयान किया और अंदर दाखिल हो गई। सामने एक खूबसूरत तख्तनुमा कुर्सी पर क्लियोपेत्रा शाहाना लिबास में पूरी तमकनत से जलवा अफरोज थी, लेकिन अंदर का मंजर शकुंतला की तवक्कुआत से मुख्तलिफ था। उसे एक तरफ मिस्र का कमजोर हुक्मरान 14 साला बितलीमुस, जिसके हाथ रस्सियों से बंधे थे, परेशान हाल अपनी बहन क्लियोपेत्रा के सामने खड़ा नजर आया। शकुंतला अंदर जाकर बेज़ाहिर अदब से एक तरफ खड़ी हो गई। क्लियोपेत्रा अपने भाई बितलीमुस को कुछ कह रही थी। शकुंतला पर एक तायराना निगाह डालकर क्लियोपेत्रा ने अपनी बात जारी रखी। जनरल सीजर ने तो तुम्हारे वजीर यूतिनुस को मेरे कहने पर कत्ल कर दिया और तुम्हें आजाद, मगर मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती थी। इसलिए जब तुम्हें आजाद करके महल के पिछवाड़े से सीढ़ियों के साथ लगी एक कश्ती के जरिए सिकंदरिया से निकाला गया, तो महल के अंदर मौजूद मैंने अपने गुलाम क्लाडीस को हुक्म दिया कि जितनी भी दौलत किसी को देनी पड़े दे दो, मुझे हर हालत में बितलीमुस चाहिए। तब उसने महल के चंद अफसरों को भारी रिश्वत देकर एक तेज रफ्तार कश्ती के जरिए तुम्हारा ताकुब किया और बिलाखिर तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। और आज तुम मेरे रूबरू हो। मैं तुम्हारी लाश अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ, ताकि मुझे यकीन आ जाए कि इक़्तिदार के लिए कोई रुकावट मेरे रास्ते में नहीं है। और फिर क्लियोपेत्रा ने फौजी अहलकारों की तरफ देखते हुए बितलीमुस का जवाब सुने बगैर हुक्म दिया कि अर्शे पर ले जाकर बितलीमुस को कत्ल कर डालो और इसकी लाश एक कश्ती में डालकर वहीं रखो। मैं थोड़ी देर बाद आकर देखूंगी। फिर इसे रात के आखिरी पैर इसी की कश्ती में डालकर नील की लहरों के सुपुर्द कर देना। जब लोगों को इसकी लाश मिलेगी तो लोग समझेंगे कि सफर के दौरान कज़ाकों के हाथों बेचारा मारा गया। आखिरी जुमला क्लियोपेत्रा ने अपने भाई को देखकर हंसते हुए कहा। बितलीमुस ने कुछ कहने के लिए जुबान खोलना चाही, मगर क्लियोपेत्रा ने कुछ सुनना गवारा न किया और फौजियों को हुक्म दिया कि इसे ले जाएं, और फिर फौजी से घसीटते हुए ले गए। शकुंतला को फिरौने मिस्र का ये अंजाम बड़ा दर्दनाक लगा और वो जेर लब चुच चुच करने लगी और सवालिया अंदाज में क्लियोपेत्रा पर निगाहें गाड़ दी, जो अब इसी की तरफ देख रही थी। आओ आओ रूम की मलिका और सीजर जैसे अजीम हुक्मरान की हिलवत हासिल करने की ख्वाहिशमंद शकुंतला, आओ आओ। यह ठीक है कि तुम जैसी औरतें तारीख बताती हैं कि हुस्न के बलबूते पर बादशाहों के दिलों में जगह बनाकर घर कर लेती थी, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती यह है कि तुम्हारा मुकाबला क्लियोपेत्रा से आ पड़ा है। हुस्न जिसके घर की खेती है, शुजात विरसे में मिली है और जहानत के लिए देवता खुद क्लियोपेत्रा के वजूद में हलवल कर गए हैं। भला तुम्हारी दाल कैसे गल सकती थी? मुझे अफसोस है शकुंतला कि तुम सीजर की मलका तो ना बन सकी, मगर इसकी मलका की कनीज जरूर बन गई। क्लियोपेत्रा की बातें सुनकर शकुंतला दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी कि देखो कितने ऊंचे सुरों में बोल रही है। अभी मैं सीधी हो जाऊं तो मेरे तलवे चाटने लगेगी। मलका आलिया, शकुंतला सर झुकाकर बोली, ये अपने अपने नसीब की बात होती है। अगर आप चंद दिन और ना आती तो फिर मैं मलका कलाड़िया की जगह ले चुकी होती। हर बात को नसीब का लिखा जानकर हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए शकुंतला। तकदीर को तदबीर से भी बदला जा सकता है। तुम्हारे पास कुछ कुछ हुस्न जरूर है, मगर मेरे सामने कुछ भी नहीं, और फिर तुम्हारा खानदानी पस मंजर भी तो कोई नहीं है। क्लियोपेत्रा का आखिरी जुमला सुनकर यकायक शकुंतला ने पलकें उठाई, लेकिन ज़हीन क्लियोपेत्रा इनमें नफरत की परछाइयां महसूस करते हुए सख्त लहजे में बोली, हमारे सामने सर, जुबान और नजरें नीची रखा करो शकुंतला। हम अगर भाई का सर कटवा सकते हैं तो तुम्हें बखूबी इल्म होना चाहिए कि हमारे सामने कनीज़ें क्या वक़्त रखती होंगी। यके बाद दीगर क्लियोपेत्रा की जुबान से अपनी मुसलसल तौहीन से शकुंतला के अंदर की नागन सर उठाने लगी। मामला इसके बस से बाहर होने लगा।
सबर का पैमाना छलक उठा। क्या खानदानी पस मंजर है आपका क्लेओपेत्रा जी? शकुंतला बेखौफी से सर उठाकर बोली तो क्लेओपेत्रा के साथ साथ पहरेदार और कनीजे भी चौंक कर शकुंतला को देखने लगी। पहरेदारों के हाथ तलवारों के दस्ते की तरफ बढ़े और नजरें क्लेओपेत्रा के इशारे पर लग गई। लेकिन शकुंतला को क्या खौफ हो सकता था? वो महाजादूगरनी और नागन थी और जानती थी कि ये सब इसकी शक्तियों के सामने सिफर से ज्यादा अहमियत नहीं रखते। क्लेओपेत्रा थोड़ी देर होंठ काटती रही और फिर जहरीली मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर अपने तख्त पोश से उठ खड़ी हुई और कमर पर हाथ रखे रखे शकुंतला की तरफ बढ़ी और ठहरे ठहरे लहजे में कहने लगी, सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं फातेह दुनिया सिकंदर आजम की औलाद हूँ, जो आधी दुनिया फतह करने के बाद जब फौत हुआ तो इसकी उम्र सिर्फ 32 बरस थी। तुम सोचो कि अगर इसकी उम्र 60 बरस तक हो जाती तो क्या वो पूरी दुनिया फतह न कर लेता? शकुंतला ने भी अपने हाथ कमर पर रख लिए और क्लेओपेत्रा की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई और कहने लगी, ये नहीं बताओगी कि सिकंदर आजम मरा कहाँ था? हिंदुस्तान में, क्लेओपेत्रा ने कहा। तो जनाब जानती होंगी कि मेरा ताल्लुक भी सेरो इसरार की सरजमीन हिंदुस्तान से है, यानी कि तुम्हारा जद्दे अमजद जब हम तक पहुंचा तो उसकी फतुहात का सिलसिला रुक गया। हमने उसे रोक लिया और फिर सिवाय मरने के इसके पास कोई चारा न रहा। शकुंतला की बात सुनकर क्लेओपेत्रा को जलाल आ गया। तुम हद से बढ़ रही हो लड़की, शायद जानती नहीं हो किस वक्त किसके सामने खड़ी हो। जानती हूँ, नील की नागन के सामने खड़ी हूँ और नील की नागन भी जान लेके वो भी किसी आम लड़की के सामने नहीं खड़ी, एक नागन ही के सामने खड़ी है। क्या मतलब? क्लेओपेत्रा हैरान थी। मतलब ये कि मेरा नाम शकुंतला है और मैं इंसान नहीं बल्कि सांप हूँ, यानी कि नागन, जो 100 साल की उम्र को पहुंचकर इंसानी रूप इख्तियार कर गई। और सिर्फ नागन ही नहीं बल्कि जादूगरनी भी हूँ और अब तक तेरे ऊंचे सुरों को बर्दाश्त करती रही, मगर तुम्हारी एहसासें बर्तरियां बढ़ती जा रही हैं। जितनी ढील मैंने तुझे देनी थी दे ली, अब तुम अपने इबरतनाक अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। शकुंतला का ख्याल था कि इसकी इंकशाफ अंगेज बातें सुनकर क्लेओपेत्रा पीली पड़ जाएगी, उसके गुलाबी गालों का रंग जर्दी में तब्दील हो जाएगा। मगर इस वक्त इसकी हैरत की इंतहा न रही जब इसने देखा कि क्लेओपेत्रा के अंदाज में कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। इसकी मुस्कुराहट और भी गहरी और नशीली हो गई। दोनों कुछ देर एक दूसरे को घूरती रहीं। बिलाखिर खामोशी का सुकूत क्लेओपेत्रा ने ही तोड़ा। मैं मिस्र की हाकिम रही हूँ और हूँ भी, और आने वाला वक्त मेरे सर पर मिस्र और रूम की मुश्तरका मलका का ताज देखेगा। शायद तुम्हारी मालूमात कमजोर हैं और तुम्हें पता नहीं है कि मिस्री फिरौनों के पास 3 चीजें वाफर मिकदार में होती हैं। एक हुस्न, एक जवानी, दूसरे बेपनाह और बेअंदाजा दौलत और तीसरे उलूम व फनून। क्या तुमने हमारे देव हैकल एहराम नहीं देखे? क्या ये आम इंसानों की बस की बात है? और क्या तुमने हमारा इंसानों को हन्नूत करने का इल्म का मुशाहदा नहीं किया? क्या कोई और तहजीब इस फन से आशना है? क्या तुमने शदाद और सामरी जादूगर का नाम नहीं सुना? इनका ताल्लुक भी मिस्र की सरजमीन से था। यहाँ का हर ताकतवर और मजबूत हुक्मरान सबसे पहले अपने इर्द गिर्द जादू का जाल बुनता है। दुनिया का कोई जादूगर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम भी कोशिश करके देख लो। क्लेओपेत्रा की जारहाना और पुरअतमाद गुफ्तगू ने शकुंतला को मखमसे में डाल दिया। उसने एक नजर क्लेओपेत्रा के होंठों की तरफ देखा कि वो कुछ पढ़ तो नहीं रही, मगर शकुंतला को उसके होंठ साकत नजर आए। अब शकुंतला सोचने लगी कि कहीं ये मुझे चकमा तो नहीं दे रही अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि ये तो शकुंतला जान चुकी थी कि क्लेओपेत्रा सिर्फ खूबसूरत हसीना ही नहीं बल्कि इंतहाई चालबाज भी है, और इन्हीं चालबाजियों से वो एक अनोखे तरीके से सीजर के दरबार में पहुंची थी, और चालबाजी से ही इसने अभी अभी अपने सगे भाई का कत्ल का हुक्म भी जारी किया है। ये सोचते ही शकुंतला ने एक जबरदस्त आजमुदा सुगड़ब जाप जपना शुरू कर दिया, उस इरादे के साथ कि क्लेओपेत्रा उल्टी होकर कमरे की छत से जा लगे और बहरी बजरा एक झटके से रुक जाए और तमाम सवारियां ऊंधे मुंह गिर जाएं। मंत्र पढ़ते हुए शकुंतला ने अपनी नजरें क्लेओपेत्रा पर गाड़ दी, जो अब भी पुरएतमाद थी और मुस्कुराए चली जा रही थी। उसकी बला की खुद एतमादी शकुंतला के एतमाद को मुतजलजल करने लगी। तमाम कनीजे गुलाम और पहरेदार दम सादे दोनों को देख रहे थे, मुदाहलत की जुर्रत न रखते थे। जैसे ही शकुंतला का मंत्र मुकम्मल हुआ, एक जोर से चटाख पैदा हुई और फिर बहरी बजरे को शदीद झटका लगा।